हेलो फ्रेंड्स, काल्पनिक ख्वाब की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि वरुण की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और नंदिता बहुत गहरे सदमे में चली गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। घर आने के बाद नंदिता अब भी वरुण के पुराने चैट्स को पढ़ रही थी कि अचानक ही उसे वरुण का मैसेज दिखता है। वह मैसेज देखकर खुश हो जाती है। वह मोबाइल ले जाकर अपनी माँ सुनंदा को दिखाती है और कहती है, माँ देखो वरुण जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, यह देखो उसका मैसेज आया है। जैसे ही सुनंदा मोबाइल हाथ में लेती है, उसे किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं दिखाई देता। उसकी माँ को लगता है कि नंदिता को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए वह बहकी बहकी बातें कर रही है। माँ उससे कुछ नहीं कहती और अपने काम में लग जाती है। उसी रात ठीक 10:30 बजे वरुण का फोन हमेशा की तरह नंदिता के पास आता है। वह बातें करने में व्यस्त हो जाती है। उसकी माँ पहले 2-3 दिन नजरअंदाज कर देती है कि वह अभी भी सदमे में है, इसलिए उसे अब कुछ भी कहना समझाना उचित नहीं है। परंतु उनकी तंद्रा अगले दिन शाम को टूटती है, जब नंदिता कहती है कि वह वरुण के साथ कॉफी पीने जा रही है। अब उसकी माँ को कहीं न कहीं लग रहा था कि वरुण की आत्मा नंदिता को पाने की भरपूर कोशिश कर रही है। वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह नंदिता को घर से बाहर नहीं जाने दे रही थी। उस दिन तो सुनंदा ने अपनी बेटी को कुछ बहाना बनाकर बाहर जाने से रोक लिया, पर वह ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकी। उस रात नंदिता के पास कोई भी कॉल नहीं आया। नंदिता को अब और भी बेचैनी होने लगी कि कब कॉल आए और वह उससे बातें करे। इंतजार करते करते रात के 1 बज गए थे। उसे पता भी नहीं चला। रात के करीब 2 बजे जैसे ही उसकी आंख लगती है, फोन की घंटी से तुरंत उसकी नींद टूट जाती है। फोन उठाकर देखा तो वरुण का कॉल था। वो फोन उठाकर बातें करने लगती है। वरुण उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, अगर वह आज मिलने के लिए आ गई तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। वे दोनों जन्मों तक साथ रहेंगे। यह सब सुनते ही नंदिता सज धज कर तैयार होने लगी। जैसे ही वो गेट खोलकर बाहर निकली, उसे वही इंतजार करते हुए वरुण का हाथ पकड़कर जाने ही वाली थी कि उसके पिता आलोक ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वह गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, पापा, ये क्या तरीका है किसी को रोकने का। उसके इतने कहते ही तुरंत वरुण की आत्मा नंदिता के अंदर समा गई और नंदिता मर्दाना आवाज में दहाड़ने लगी, छोड़ो छोड़ो, इसका हाथ छोड़ो, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। नंदिता को मेरे साथ जाने दो, मैं नंदिता को ले जाने आया हूँ। ऐसी भयानक सी आवाज सुनकर सुनंदा की नींद टूट जाती है। वह दौड़ते हुए बाहर आकर बाप बेटी के बीच चल रहे संवाद से समझ जाती है कि इसके अंदर जरूर वरुण की आत्मा प्रवेश कर गई है। वह भी नंदिता को भरपूर कोशिश करती है रोकने की, पर वह दोनों मिलकर भी रोक नहीं पाते। इधर नंदिता भागने की कोशिश करती है, पर उसके मम्मी पापा दोनों उसको पकड़ के रखते हैं।
अब नंदिता किसी खूंखार जानवर की तरह अपनी माँ पर झपटने लगती है और उसके हाथ काट लेती है, जिससे उसकी माँ जोर जोर से चीखने लगती है। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोस के शर्मा जी दौड़कर बचाने आते हैं। शर्मा जी को कुछ समझ नहीं आता है और वह नंदिता को खींचकर दो झापड़ कस देते हैं, जिससे नंदिता बेहोश होकर गिर जाती है। अब तीनों नंदिता को उठाकर घर में ले आते हैं और सोफे पर लिटाते हैं। शर्मा जी आलोक जी से पूछते हैं कि अचानक नंदिता को क्या हो गया है, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। आलोक जी शर्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं कि किस तरह नंदिता किसी को बिना बताए भाग रही थी। सुनंदा जी ने नंदिता के लिए पानी लाया और उसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे। उसके बाद भी उसे होश नहीं आता है। आधे घंटे तक बाकी उपाय करने के बाद भी उसकी चेतना वापस नहीं लौटी, तो वह अपने फैमिली डॉक्टर सौरभ को फोन कर जल्दी घर बुलाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर सौरभ आकर नंदिता की नाड़ी परीक्षण करते हैं। जांच करने के उपरांत डॉक्टर सौरभ उसे इमरजेंसी के कारण अस्पताल रेफर करने के लिए कहते हैं। शर्मा जी और आलोक जी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि नंदिता को क्या हुआ है, परंतु डॉक्टर अभी कुछ भी कहने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं अभी कुछ जांच बाकी है, उसे करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी के लिए बस इतना है, कहते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी नाड़ी बहुत कमज़ोर है, हृदय गति बहुत धीमी चल रही है, इसलिए उसे तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ेगा। वे लोग नंदिता को बेहोशी की हालत में ही लेकर निकल पड़ते हैं। अस्पताल में 4 सलाइन की ड्रिप चढ़ाने के बाद नंदिता को धीरे धीरे होश आ जाता है। होश में आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है, कभी जोर जोर से हंसने लगती है तो कभी अचानक ही रोने लग जाती है। तभी डॉक्टर सौरभ आकर उसे कहते हैं कि नंदिता को बहुत गहरा सदमा लगा है, उसे मेडिकल की भाषा में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, इसलिए वह इस तरह की हरकत कर रही है। अभी तो वह 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर देंगे, परंतु नंदिता पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि उसे वह लड़का याद न आए। अगर उसे इस तरह की घटना फिर से याद आती है तो उसे दौरे आते ही रहेंगे। डॉक्टर सौरभ कहते हैं मेरी आपसे राय है कि आप इसे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। इससे उसका मन भी हल्का होगा और उसका स्ट्रेस भी थोड़ा कम होगा। 2 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद नंदिता वापस घर आ गई। घर आने के पहले ही वरुण के दिए गए सारे तोहफे उसके कमरे से हटा दिए गए थे। अब नंदिता का चेहरा थोड़ा हल्का पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। उसके होंठ भी काले दिख रहे थे, आंखें धंस गई थी। उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि यह वही नंदिता है जो कुछ दिन पहले घर में हंसती खेलती रहती थी। उसके आने के बाद उसकी माँ की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, उस पर हर समय नज़र रखना और घर भी संभालना। एक दिन
रात में नंदिता अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी माँ उसे बिठाकर खाना खिला रही थी। वह बिना कुछ बोले खाए जा रही थी। अचानक ही वो जोर से चीखने लगती है। अचानक चीखने की आवाज़ सुनकर सुनंदा डर के मारे बेहोश हो जाती है और आलोक जी दौड़कर कमरे में आते हैं। अंदर का नज़ारा देख आलोक जी के होश उड़ जाते हैं। नंदिता अपनी माँ की छाती पर चढ़कर उनका गला दबा रही थी। वह नंदिता को पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगते हैं, फिर भी वो छुड़ा नहीं पाते हैं। नंदिता मर्दों की आवाज़ में दहाड़ते हुए कहने लगी, अगर तुझे तेरी पत्नी जिंदा चाहिए तो नंदिता को मुझे दे दो, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह इस तरह के भयंकर आवाज़ निकालकर बातें करने लगी। इतनी खतरनाक तरीके से आवाज़ सुनकर सारे पड़ोसी उनके घर में इकट्ठे हो गए। सभी लोग सामने का नज़ारा देखकर डर गए। तभी उनमें से कुछ लोग हिम्मत करके सुनंदा जी को बचाने के लिए आगे बढ़े, तो कुछ लोग डर के मारे वापस भाग गए। चित्रित सरसों के दानों को कमरे के चारों ओर छींट दिया और नंदिता के बिस्तर में भी। बाकी बचे हुए सरसों को पूरे घर में छींट दिया। उन्होंने आलोक जी से कहा कि अगले दिन एक हवन करने के लिए, और कहा कि जल्द से जल्द वरुण का पिंडदान नंदिता के हाथों करवाने को, जिससे वरुण की आत्मा को जल्द शांति मिले और वह नंदिता या किसी और को परेशान ना करे। आलोक जी ने हामी भरी। उन्होंने तुरंत ही वरुण के पिता प्रताप जी को कॉल कर सारी घटनाओं को वर्णन किया और जल्द ही वरुण का पिंडदान करने को कहा। प्रताप जी ने कहा वह वरुण की 13वीं के अगले दिन ही पिंडदान करेंगे, जिसे नंदिता ही अपने हाथों से पूरी करेगी। यह कहते कहते प्रताप जी फूट फूट कर रोने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।